अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में कमेजबान अब्दुल गफ्फार। और पाकिस्तान सुपर लीग में एक दिन आराम के बाद नाउ वी आर ऑल बैक टू द PSL अगेन। और लग ऐसे रहा था जैसे कल एक दिन गुजारना बड़ा मुश्किल हो गया, बट नाउ वी आर जस्ट 2 आवर्स अवे फ्रॉम मुल्तान सुल्तान एंड कोयटा ग्लेडिएटर्स मैच। हर मैच की वैल्यू अब पहले से ज़्यादा हो गई है, चूँकि ख़ास तौर पर अगर आज मुल्तान ये मैच हारता है तो दे विल बी लिटरली आउट ऑफ द टूर्नामेंट। दूसरी तरफ कोयटा ग्लेडिएटर्स के पास एक और अच्छा मौका है कि सबसे कम खेलने वाली टीम आज एक और मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पर अपनी को मुस्तहकम कर ले। मोहम्मद रिजवान अंडर प्रेशर राइट नाउ, पाकिस्तान ODI कैप्टन वर्सेस सऊद शकील, जिनके ऊपर भी ये प्रेशर आ रहा है। मैं सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट पढ़ा था कि हसन नवाज पाकिस्तान के ओपनर हैं, वो कोयटा ग्लेडिएटर्स 7वें नंबर पे खिला रहा है। सऊद शकील जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ओपन कभी करना नहीं है, वो फिर फ्रेंचाइज में ओपन क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं कि फैन इंटरेस्ट की बात है, इस पर हमारे ओपिनियन डिवाइडेड भी हो सकते हैं, बट इस पर जरूर बात करेंगे। रोज की तरह मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास साहब, जिन्हें खुशामदीद कहते हैं। फैसल, 24 घंटे गुजारना बड़ा मुश्किल हो गया था, 48 घंटे विदाउट PSL, बट नाउ वी आर जस्ट 3 आवर्स अवे, मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर्स। और आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है, खास तौर पर अगर हम मुल्तान सुल्तान की बात करें। नाउ दे कैन नॉट अफोर्ड एनी मेजर हिकअप, और उनको आज कुछ ना कुछ करके जीत तो हासिल करना ही पड़ेगी। एब्सोल्युटली, और वो इतना आसान नहीं होगा बिकॉज कोयटा पिछले 2 मैचेस जीत के आ रहा है और बड़ी टीमों को हराया है उन्होंने। और जिस तरह का उनका मोमेंटम है, स्पेशली वो बॉलिंग से मैचेस जीत रहे हैं, और उनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं दे हैव स्टूड अप। मतलब जिस तरह मोहम्मद आबिर बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह हमने देखा फ़हीम अशरफ ने बैटिंग और बॉलिंग से उनको 2 मैचेस जिताए हैं। मुझे लगता है पूरा मोमेंटम जो है वो कोयटा के साथ है, और अगर मोमेंटम ही T20 में अगर सबसे बड़ी चीज़ है तो आई मीन दे आर द फेवरेट्स टू विन टुडेज गेम। लेकिन अगेन मुल्तान ऑल्सो इज़ अ साइड जिसकी बहुत अच्छी हिस्ट्री है PSL में। पिछले 4 सीजन में जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, यू ऑलवेज एक्सपेक्ट दिस टीम ऑन अ गिवन डे। आप हर दिन जब मुल्तान मैच में जाता है तो वो क्लियरली ऐसा होता है कि वो मैच जीत सकते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि सामने वाली साइड क्लियर फेवरेट होती है जीतने के लिए। ठीक है, सो वी होप कि वो दे डू अ टर्न अराउंड इन दिस टूर्नामेंट। और बड़ा ज़रूरी है टूर्नामेंट के लिए भी कि जो बॉटम की टीम है वो बिल्कुल बॉटम पे ही ना बराजमान हो जाए, मतलब वो हिले वहाँ से। सो वी एक्सपेक्ट रिजवान एंड हिज टीम टू डू वेल, एंड वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट कि रिजवान को क्या चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले तो उनको कीपिंग ग्लव्स और कीपिंग पैड्स पहनने चाहिए, कीपिंग करनी चाहिए, उसके बाद बाकी चेंजेस की तरफ देखना चाहिए। बिल्कुल, स्क्वाड जी उनका सामने है, हमने कल भी बात की थी इसके ऊपर। और रिजवान की अपनी जो बातें हैं उससे लग ये रहा है टीम वाकई बहुत अंडर प्रेशर है। फैसल ने सही याद कराया था मुझे कि तीसरे मैच के बाद ही वो बोल रहे थे कि मैं लगा टूर्नामेंट खत्म हो गया है। तो फैसल, वो जो टूर्नामेंट खत्म होने की बात की थी, रिफ्लेक्ट कर रहा है इस पॉइंट टेबल पे कि अब तो आज का मैच जीतना है, वरना इनके पास लिटरली कोई चांस नहीं है। 7 मैचों में अगर 2 पॉइंट होंगे तो अगले 3 मैच जीते भी तो आप 8 पॉइंट्स हैं, ऑलरेडी टीमों के 6-6 पॉइंट हो गए हैं। सो सबसे पहले तो मुझे ये बड़ी हैरानगी है कि पाकिस्तान के ODI कैप्टन है वो, और वो तीसरे मैच में ही कह रहे थे टूर्नामेंट खत्म हो गया। ऐसा क्यों बोला होगा उन्होंने? मुझे अब रह कर ये उनकी बात याद आ रही है कि आप 10 मैचों के टूर्नामेंट में कैसे तीसरे मैच पे ऐसा स्टेटमेंट दे सकते थे। असल में कम्युनिकेशन का तो हमारे सारे प्लेयर्स का ही मसला है, वो इट्स नॉट जस्ट रिजवान। अगर आप बाबर को भी देखें, फ्लो में निकल गया। कभी भी आपको उनकी कम्युनिकेशन से समझ में ही नहीं आएगा कि वो सोचते क्या हैं, वो गलती को क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो आगे क्या करेंगे, यू नेवर नो आपको। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न भी है पाकिस्तान के क्रिकेट के इतने बड़े फेलियर का कि आपके जो टॉप के प्लेयर्स हैं उनकी कम्युनिकेशन खुद भी देखें। जो बंदा सही बोल नहीं रहा होगा वो उसके अंदर में क्या समझ रहा होगा या सोच रहा होगा वो भी आपको क्लियर नहीं होता। सो लेकिन ये जो उन्होंने रिजवान ने बोला था वो कोई ऐसे स्लिप ऑफ टंग नहीं था, वो बराबर एक प्रेशर था उनके ऊपर। क्योंकि देखें जब ओनर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं ना तो वो हार के लिए जो टीम को समझा रहे होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और टीम जब जीत रही है तो सेलिब्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। आई थिंक मुल्तान की टीम ने बहुत जल्दी जो है ना मैच से पहले बहुत सारे, जैसे उन्होंने पेशावर से मैच था तो उन्होंने कहा हमारी तो सारी टीम ही पेशावर की है, इस तरह के जो कमेंट्स थे। फिर इस पे ऑब्वियसली वो प्लेयर्स को भी सारी चीज़ें बोलते होंगे उस तरह की जो गलत होती होंगी, सही होती होंगी, तो दैट पुट्स प्रेशर ऑन द कैप्टन। और अगर आपके इतने बड़े टूर्नामेंट में कप्तान शुरू में ही प्रेशर में हो तो आप सोचें भी टीम का क्या हाल होगा, बिकॉज वो फिर वो डिसीजन सही नहीं ले सकता। मतलब इस टीम में उसामा मीर का अचानक से लास्ट मैच में ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ द टीम, ये सब चीज़ें थोड़ी सरप्राइजिंग है बिकॉज वो पिछले सीजन का सबसे टॉप का बॉलर था। बिल्कुल, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसा लग रहा है कि डेविड विली हैं, एक आध मैच में सबको ही रन्स पड़े हैं, अगर वो अगले मैच में टीम का हिस्सा नहीं होंगे तो वो खुद एज अ प्लेयर भी वो सोचेगा कि यार मेरे साथ ऐसा क्या हो गया कि मैं अगले मैच में ही नहीं खेल रहा। सो ये सारी चीज़ें जो मुल्तान के साथ बुरी हो रही हैं। और आज भी देखिए मैच लाहौर में है और लाहौर में इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है अभी तक। एक ही मैच इन्होंने जीता है, वो मुल्तान में जीता है उन्होंने लाहौर के अगेंस्ट, और अब लाहौर में मैच अब देखना है। और यहाँ पे एक टीम जो सबसे ज़्यादा फायर कर रही है वो कोयटा की टीम है। बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है कि इस मोमेंट पे भी जो है इनको कोयटा से खेलना है और लाहौर में खेलना है। बिल्कुल, और प्रोपोजिशन कुछ अच्छी नहीं है। कोयटा ग्लेडिएटर्स का स्क्वाड आपके सामने है, और जिस तरह की ये टीम अभी तक बनी हुई है, वैसे बज़ाहिर तो नहीं लगता इनको कोई तब्दीली करने की ज़रूरत है, अनलेस कि कोई इनके पास कोई
इंजरी निकल कुछ कैरी कर रहा हो, कुछ हो रहा हो, बट अच्छा उठाया हुआ मोहम्मद आमिर ने। फ़हीम अशरफ इनके लिए वही साबित हो रहे हैं जो जैसन होल्डर इस्लामाबाद के लिए काम कर रहे हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों में। और हमने ये बात की थी फैसल, आपको याद होगा बिल्कुल जस्ट स्टार्ट के शोज पे जब थे, कि कोयटा के पास 11 अच्छी बन रही है, इनके पास 11 के अंदर ऑप्शन अच्छे हैं। गफ्फार साहब जैसे इस्लामाबाद ने किया ना कि जब उनको लगा कि हमारा 11 बन गया है, उसके बाद उन्होंने नवाज को ट्राई किया। अब लोग बात कर रहे हैं कि उनके पास जो इमर्जिंग में है उनको भी वो ट्राई करेंगे। आई थिंक कोयटा एक और मैच जीत जाएगा ना, उसको फिर अपनी बेंच को भी ट्राई करना चाहिए। दानिश अजीज जैसा इनके पास अच्छा एक ऑलराउंडर है, उसको ख्वाजा नाफी को तो शायद इन्होंने खिलाया एक मैच, बट ही डिडंट परफॉर्म। एक मैच खिलाया था उन्होंने, नहीं कर पाए वो। और लेकिन अगर ख्वाजा नाफी को भी और चांस देना, तो मेरे ख्याल में अब वो टाइम आएगा जब इनके 8 या 10 पॉइंट्स हो जाएंगे कि ये चांस दे सकेंगे अपनी बेंच को। और बेंच पे देखिए शोएब मलिक जैसा प्लेयर भी है, दानिश अजीज भी हैं। शोएब मलिक को तो खैर आपको ऐसे कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं, इज अ प्रूवन टैलेंट इन द सेंस कि वो बहुत सीनियर प्लेयर है। लेकिन आप दानिश अजीज को ट्राई कर सकते हैं और बाकी ऑप्शंस को देख सकते हैं कि वो कहाँ फिट इन होंगे। ऑल्दो देयर टीम इज गुड इनफ एंड दे शुड फर्स्ट लुक फॉर गेटिंग 10 पॉइंट्स 12 पॉइंट्स और फिर वो ट्राई कर सकता है। ठीक है, पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन अगर हम देखते हैं फैसल, तो हमने कल भी इसको डिस्कस किया था कि ऐसा नहीं है कि इस्लामाबाद के अलावा कोई टीम अभी रिलैक्स हो सकती है, बिकॉज आपके पीछे पेशावर है, आपके अपनी ऊपर टॉप 3 में कोई एक टीम स्लिप अप हो सकती है। तो कोयटा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चाहे उनका एक मैच कम भी है, वो फिर भी आज के मैच को जीते हैं। बिकॉज जैसे आज अगर 6 पॉइंट के साथ 6 पे होते हैं मुल्तान सुल्तान के, इवन मेगा कमबैक, अगर वो 4 पॉइंट, जब 4 पॉइंट हो जाएंगे ना, सिचुएशन बड़ी तब्दील हो जाएगी। सो आप क्या समझते हैं? हमने इस टूर्नामेंट में ऑलरेडी ट्विस्ट देखे हैं। कोयटा का स्टार्ट हुआ, हमें लगा कोयटा गिर रहा है, देन कोयटा का एकदम राइज हुआ। हमने देखा कराची के साथ एक मैच ऐसा हुआ, बट उन्होंने भी अपने आप को उठा लिया। लाहौर के साथ भी ऐसा लग रहा था जैसे बॉलिंग उनकी ना फिर परफॉर्म नहीं कर रही, बट 3 मैच जीत के 3 मैच हार के उन्होंने 6 पॉइंट्स कर लिए। अच्छा, ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है। लाहौर इनफैक्ट वो टीम है जिन्होंने खुद को उठाया और फिर दोबारा गिरा दिया है। कराची भी बहुत बुरा मैच हारा है, लाहौर भी बहुत बुरे मैचेस हार रहा है। तो ये इसीलिए पेशावर और मुल्तान के पास चांस है कि दे कैन ऑलवेज मेक अ कमबैक। अगर यहाँ देखें, मुल्तान प्रॉब्ली बहुत बुरी सिचुएशन में, लेकिन इस्लामाबाद भी पिछले साल आखिरी के 4 मैचेस जीत के वो टाइटल उठा गया था। तो मुल्तान को ये चीज देखनी चाहिए कि अब यहाँ से 4 मैचेस जीतने हैं। बिल्कुल। लेकिन देखें वही बात, कभी तो कप्तान के मुंह से स्टेटमेंट आए ना कि नाउ वी आर गोइंग टू विन द नेक्स्ट 4। आप ना जीतें, लेकिन आपका पैशन तो यही होना चाहिए ना कि वी हैव टू ऑप्ट फॉर द बेस्ट। अगर वो होता है तो ग्रेट, नहीं होता तो फिर हमारी कम से कम हमारी मेहनत में तो कमी ना हो। ठीक है, पुराने ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे, दोनों टीमों के जो स्क्वाड्स हैं उनके ऊपर नजर डालेंगे, और फिर खास तौर पर क्या कर सकता है मुल्तान लाहौर की पिच पर, जहां कोयटा के फास्ट बॉलर मीडियम पेसर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और फैसल ने बिल्कुल ठीक कहा कि उनको सूट किया है, बट मुल्तान सुल्तान के पास क्या ऐसे ऑप्शंस हैं? उनके ड्राफ्ट पर मैंने कल भी सवाल उठाए थे कि शायद प्रॉब्ली वो थोड़ा सा मिस आउट कर रहे हैं कुछ चीज़ों को। उसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। कोयटा वर्सेस मुल्तान लाहौर में आज ये इंपॉर्टेंट मैच है, और हम बात करें दोनों स्क्वाड्स के हवाले से। और कोयटा ग्लेडिएटर्स की तरफ आए, बल्कि शायद पहले मुल्तान की तरफ चलते हैं, जो कि ब्रेक से पहले हमने ये कहा था कि उनकी बॉलिंग क्या लाहौर में परफॉर्म कर पाएगी उस तरह जिस तरह कोयटा ने परफॉर्म किया, या पेशावर ज़ल्मी ने एक मैच में परफॉर्म किया था। तो कोयटा के स्क्वाड पर फैसल अगर हम आए, तो इनके पास जो ऑप्शन हैं, सॉरी मुल्तान के, हमने ये बात पहले भी की थी कि कुछ बॉलिंग में कमी नहीं दिखाई देती। ऐसे लगता है जैसे कोई एक, जैसे क्रिस जॉर्डन या तो फिर स्टेप अप हो, वो एक एक्सपीरियंस बॉलर हैं, PSL आई थिंक पहले सीजन से खेल रहे हैं। आकिफ जावेद में भी वो क्वालिटी है, बट जोश लेटर उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए। लोग तैयब ताहिर पे बड़े सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान को जिस बंदे को स्क्वाड में रखा हुआ है उसको यहाँ चांस ही नहीं मिल पा रहा है। हाउ यू सी द कॉम्पोजिशन? चूँकि इस टीम में बिखरा सा कुछ माहौल दिखाई दे रहा है मुझे जब से ये खेल रहे हैं। यस, उबैद शाह इज़ देयर ब्राइट स्पॉट। हाँ, लेकिन अगर आप देखें पिछला मैच देखें तो हसनैन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की इनकी तरफ से, सही है। अगर आपको देखें, और दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे मैं ब्रेक से पहले कह रहा था कि बहुत सारे प्लेयर्स को उन्होंने बहुत जल्दी, उसामा मीर को आपने एक मैच की परफॉर्मेंस पे बैठा दिया। आपने दूसरे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको भी हमने देखा कि एक एक बुरे मैच के बाद ये बैठना पड़ा। और दूसरा लोकल जो हमारा टैलेंट है आकिफ जावेद, आप देखें अभी तक उस ग्रूव में नहीं आ रहे कि वो कंसिस्टेंटली एक सही जगह पे बॉलिंग करें। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही होने की ज़रूरत है। टैलेंट है इनके पास, वो टीम है जो मैच जीत सकती है, लेकिन वो होता है ना, ऑन अ गिवन डे यू हैव टू गिव अ विनिंग परफॉर्मेंस, वो नहीं आ रही इनकी तरफ से, विच इज़ अ बिग वरी फॉर देम। अब इंटरनेशनल में भी देखें आप, शे हॉप जो है वो वैसे बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन इनके लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे, ना कीपिंग में कुछ किया, ना बैटिंग में उन्होंने कुछ किया। और बाकी अगर आप हमने कहा था जॉनसन चार्ल्स शुड बी इन द टीम, बिकॉज बैटिंग में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ऊपर के तीनों प्लेयर एक ही तरह के हैं, तो जॉनसन चार्ल्स का जगह बनती है, लेकिन वो अभी तक अच्छा, इनकी बॉलिंग पे फैसल इससे ज़्यादा सवाल उठेंगे कि एक मैच में 235 करके भी चेस करवा दिए। कल नदीम खान जो कि
टीम के साथ मुंसलिक है, उन्होंने भी कहा कि हमें बॉलिंग में इसलिए प्रॉब्लम आ रही है कि कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा और हमने बॉलिंग से मैचेस नहीं जीते। जो आप बात करते कोयटा ग्लेडिएटर्स की कि उन्होंने बड़े मुश्किल मैच भी निकाल लिए, खासतौर पर कराची वाला मैच तो लिटरली उनकी बैटिंग फ्लॉप हो गई थी। सो मुल्तान आपके ख्याल में, अगर मैं आपसे 11 का पूछूं, क्या अपने पास तब्दीलियां कर, फैसल अकरम नहीं खेले हैं, गोदाकेश मोटी अभी तक ज़्यादा नहीं खेले, हालांकि वो परफॉर्म करके गए हैं पाकिस्तान में वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज़ के अंदर, क्या नया कर सकते हैं? क्योंकि इस विकेट पे शायद अनफॉर्चुनेटली इन्होंने भी पेशावर के तरह स्पिनर ज़्यादा रिटेन कर लिए। फास्ट बॉलिंग ऑप्शन चले वहाँ तो नाहिद राना आ गए, ल्यूक वुड परफॉर्म कर रहे हैं, ज़ारी जोसेफ, बट यहाँ ऐसी कोई स्टैंड आउट परफॉर्मेंस फास्ट बॉलिंग में नज़र नहीं आ रही, स्टैंड आउट परफॉर्मेंस। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर मैं अगेन रिपीट करूंगा कि हसनैन को आपने रखना होगा बिकॉज उन्होंने पिछले मैच में अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग की है। ठीक है, उन्होंने अगर पावर प्ले में 3 ओवर अच्छे निकालते तो आप उसको कंटेन करें। आप इंटरनेशनल में हम देख रहे हैं कि इनके पास ऑप्शन इतने सारे बॉलिंग के नहीं है बैटिंग अगर आप देखें बैटिंग के वो हैं ऑप्शन आपके पास, लेकिन लोकल टैलेंट में आपको आकिफ को कोई प्लान देना होगा कि किस तरह उसने बॉलिंग करानी है। मुझे लगता है कि ब्रेसवेल की परफॉर्मेंस भी बड़ी क्वेश्चनेबल है बिकॉज जब आपके पास बहुत ही बैटिंग पिच होती है ना तो शायद ऑफ स्पिनर इतना यूजफुल नहीं होता। ठीक है, तो आप ब्रेसवेल को बिठा के, आप उसामा मीर को ला के उस ब्रेसवेल की जगह पे आप जॉनसन चार्ल्स को ले आएँ या आप मोती को ले आएँ, सही है। ये कोई चेंजेस करने की इनको ज़रूरत है, ठीक है, जो वी होप के ये करें। और दूसरा ये देखें, रिजवान, उस्मान, ये सब एक ही तरह की बैटिंग कर रहे हैं, इनको ज़्यादा लेग साइड डोमिनेटेड है। अब मसला ये है कि जब सारे बॉलर्स को पता है कि आपने लेग साइड के शॉट मारने हैं, ठीक है, तो अब मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर आपको वहाँ तो बॉल नहीं देगा, सही है। सो उनके पास एक अच्छी बॉलिंग अटैक है क्वेटा के पास, जिसको देख के इनको यूज़ करना पड़ेगा। मतलब मुल्तान को कोई ना कोई प्लान लेके आना है जिसकी बेसिस पे वो अच्छे रन्स भी करे। वो हर चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, फील्डिंग में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बैटिंग बॉलिंग। और आज उनके लिए डू और डाई सिचुएशन है, जैसे हमने पॉइंट टेबल की सिचुएशन आपको दिखाई। टॉप विकेट टेकर बैट्समैन का भी हम कुछ देर में बात कर लेंगे, चूंकि वहाँ भी अगर हम देखें तो यासिर खान ने मिड टूर्नामेंट में आके इनको ज़रूर एक जो है ना वो एक्साइटमेंट किया, लिफ्ट दिया, क्योंकि वो रन्स बनाते हैं और टेक्निकली भी अच्छा खेल रहे हैं। पहले जब वो आए थे स्लॉगिंग करते थे, बट हमने देखा कि अब उनके पास शॉट सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है और शायद वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो ये हमारे जी मोहम्मद रिजवान 302 रन ऊपर ज़रूर है, उस्मान खान 212, लेकिन ये लोग यही बात कर रहे हैं कि इनके रन काम नहीं आए। जबकि फरहान की एक सेंचुरी 50 जितवा गई, विंस 2 मैच जितवा गए, फ़खर जमान ने अपनी टीम को दोनों मैचेस जितवाए। तो रिजवान, उस्मान खान चले रन्स में तो हैं, आई थिंक दे बैडली नीड समथिंग वेरी स्पेक्टेकुलर फ्रॉम यासिर खान, कि वो लड़का आकर कोई 40, 50, 60, 70 ऐसे कर दे जिससे पूरा मोमेंटम बन जाए। बट सवाल ये है कि क्या ये वो विकेट है जहाँ पे हम एक यंगस्टर से ऐसी एक्सपेक्टेशन रखें, बिकॉज यहाँ बड़े बड़े खिलाड़ी अब तक नाकाम रहे हैं इस विकेट पर। इस विकेट पर अगर आप अभी तक के जो मैचेस है उसका जायजा लेंगे ना, जब भी बॉल हार्ड है और न्यू है तो यहाँ रन इतने नहीं बने हैं, बिल्कुल, एक्सेप्ट फॉर 1 गेम जहाँ मुल्तान को ही रन पड़े थे। जी 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 जी, उसके अलावा यहाँ रन नहीं, लाहौर ने बनाए थे, सही है, उसके अलावा रन नहीं बने हैं। यहाँ पे जब बॉल सॉफ्ट होती है उसके बाद रन आना शुरू होते हैं। अब अगर यासिर को आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रन करें तो फिर उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा इनिंग्स को बिल्ड करना पड़ेगा। यासिर ने ही एक परफॉर्मेंस दी थी लाहौर के अगेंस्ट, जहाँ उन्होंने क्विक 80 किए थे, तो ये मैच जीते थे मुल्तान। ठीक है, सो यू आर राइट, यासिर की परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के साथ चलना होगा। चलिए, स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है और साथ वो कहते हैं ना, बाय हुक बाय क्रुक, किसी भी तरह आज मुल्तान को ये मैच जीतने की जरूरत है और हम सभी ये चाहते हैं कि कम से कम बॉटम की ये टीम जरूर जीते, क्योंकि बाकी टीमें भी रेस में शामिल है। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कल आने वाले मैच है तो कुछ खिलाड़ियों से बातचीत आपकी कराएंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराने में बात करते हैं मुल्तान सुल्तान के उभरते फास्ट बॉलर उबैद शाह, और उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। कल उन्होंने मीडिया से बात भी की पीएसएल अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से, आइए आपको दिखाते हैं। पहले परफॉर्मेंस के बाद की परफॉर्मेंस तो तब मजा आता है जब आपकी टीम जीत जाती है, और मेरा यही कोशिश होता है कि हमारी टीम जीत जाए और टीम के लिए जितना अच्छा कर सकूं तो मैं अपने तरफ से करता हूं। और बाकी रहे उस्मान की बात, तो उस्मान भाई की जो पहले दिन जो एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद उस्मान भाई मेरे से दूर। अब हम बात करते हैं कुछ उबैद शाह की। जिस तरह का बॉल उन्होंने डैरन मिचेल को स्पेशली डाला था, वो जो एक सेलिब्रेशन की थी बड़ी आइकॉनिक किस्म की, उस्मान साहब से उनकी दोस्ती भी होगी, उन्होंने कह दिया। बट आई थिंक इनका रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इमर्जिंग प्लेयर अगर आपका अच्छा है तो इट मीन्स कि फिर आपकी एक वीक लिंक जो है ना आपकी पावर बन जाता है। जैसे कि हमें अली रजा से भी हम कुछ देर बाद बातचीत करेंगे, बट उबैद शाह आई थिंक वन ऑफ द वेरी प्रॉमिसिंग टैलेंट वी हैव, और उम्मीद है कि इन लड़कों को आगे चल के चांस ही मिलेगा। अगर बॉलिंग में मुल्तान सुल्तान की बात की जाए, किसी बंदे ने अगर वाकई अपनी बैक लगाई है, जान लगाई है और कुछ
इम्प्रेस किया है तो वो बादशाह हैं। उन्होंने हर मुश्किल मोमेंट पे इनको विकेट्स लेके दिए हैं। अनफॉर्चुनेट है कि इस मोमेंटम में देखिए बॉलिंग में भी एक पार्टनरशिप होती है, सामने से आपको अच्छा बॉलर चाहिए होता है, लेकिन इन्होंने मुश्किल वक्तों में आके बड़ी बड़ी विकेटें ली हैं और अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। ही लुक्स टू बी अ प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट और आई थिंक अ गुड फ्यूचर अहेड फॉर पाकिस्तान। और मुल्तान सुल्तान की टीम में देखिए इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हैं, रिजवान के भी टॉप नंबर 1 पे हैं, उस्मान भी 5वें नंबर पे हैं टॉप रन गेटर्स में से, उबैद शाह की अच्छी बॉलिंग है, इनकी भी विकेटें अच्छी होंगी, लेकिन वही बात है कि ये टीम गेम है, क्रूशियल मोमेंट पे आपको मैच निकालना होता है, वो नहीं हो पाया इनसे। बट इफ वी टॉक अबाउट उबैद शाह, ही इज बीन वन ऑफ द स्टार्स इन दिस टूर्नामेंट। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं इसी तरह अपनी परफॉर्मेंस को जारी रखेंगे और नसीम शाह की परफॉर्मेंस भी अच्छी जा रही है। आई थिंक हुनैन भी जरूर मोटिवेट हो रहे होंगे कि उनको जहाँ मौका मिले वही परफॉर्म करें। अब बात करते हैं जनाब अली रज़ा, पेशावर ज़ल्मी के ऐसे बॉलर जिन्होंने अंडर 19 में तहलका मचाया था। इयन बिशप उनको बड़ा हाई रेट कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त और टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बहुत शुक्रिया अली रज़ा ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान सुपर लीग आपके लिए एक कैरियर का नया मोड़ बन के सामने आया, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। खुद आपको कैसा लग रहा है इस परफॉर्मेंस के बाद? बस ये कि बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है और इतनी बड़ी लीग है, तो बस यही अच्छा लग रहा है कि जितना भी और अच्छा कर सकूँ इसके ऊपर ना रहूँ कि मैंने अच्छा किया, और टीम के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि अपना अच्छा करूँ और टीम के लिए भी अच्छा करूँ और इस टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलर बनूं। सबसे आपके पास कैसी रही, चूँकि ग्रेट नेम्स हैं आपके फ्रेंचाइज के अंदर, इंजमामुल हक मौजूद हैं, इसी तरह मोहम्मद अकरम 10 साल से एक फ्रेंचाइज में मौजूद हैं, खुद पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद मौजूद हैं, बाबर आजम, इसी तरह आपके पास साइम अयूब जैसे प्लेयर्स मौजूद हैं। किस तरह का वेलकम हुआ, गाइडेंस मिली, चूँकि यंगस्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको इन्वायरमेंट कैसा मिलता है? इसमें बाबर भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अंदर कभी भी मुझे, क्योंकि एक मैच में मुझे मार पड़ी, एक ओवर मेरा बुरा गया था PSL में, तो तब भी उन्होंने सपोर्ट किया था और अब भी वही है। और मैनेजमेंट में यही सारा है कि वो तब भी जब हम लोग हार रहे थे तो उन्होंने बोला कि यार किसी के दिन में ये वाली चीज़ ना है, हर एक अपनी प्रोसेस के हिसाब से चल रहा है और हर एक पीछे करके है, जिसकी वजह सारे इधर आए तो अच्छे हैं सारे। अली रज़ा सबसे पहले तो अकरम भाई हैं, मैनेजमेंट के जितने भी लोग हैं, मुशी भाई हैं, ज़माम भाई हैं, जी जी, तो सारे वो यही होता है, जहाँ बाबर भाई अभी हैं या साइम भाई या कोई भी है ना, तो सबका यही होता है कि यार टीम के लिए बेस्ट करें और सारे सपोर्ट करते हैं हर एक दूसरे को। अली रज़ा पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जैसे बॉलर्स को देख के, यंग टैलेंट को देख के बड़ी खुशी होती है और ये दिखता है कि कितनी मेहनत पीछे आपने की होगी और पूरे प्रोसेस से आप आए हैं। आपकी सेलिब्रेशन बहुत अच्छी है, आपका स्टाइल इतना यूनिक है, कितना हार्डवर्क है आपके इस इस जर्नी में, वो हमें ज़रा बताएं। जी बिल्कुल, कोई भी क्रिकेटर है उसको बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस देखने पड़ते हैं, तो उसमें बयान तो नहीं कर सकते क्योंकि और जितना टाइम लगता है बंदे को, हर एक मुश्किल के पीछे आसानी होती है। बस यही कोशिश कर रहा था कि जितना भी अपना बेस्ट करूँ और टाइम के साथ से आसा वो चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं और बेहतर हो रही हैं। चलें अली रज़ा इसी तरह परफॉर्म करते रहें इंशाल्लाह। हम चाहते हैं थोड़ा सा आप और फोकस करें और इंशाल्लाह परफॉर्मेंसेस दें, फिर एक डिटेल चैट भी आपके साथ होगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पूरा में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आज के मैच के ऊपर प्रेडिक्शन और कल भी मैच आ रहा है उसके ऊपर बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद और जनाब बात कर रहे हैं अब हम पॉइंट्स टेबल पे दोबारा। और फैसल अगर हम आज के मैच के अलावा अगर वैसे कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हर मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर जब तक लाहौर में मैचेस हो रहे हैं, फिर मुल्तान पिंडी जाएगा। मेरा तो सवाल ये है कि जब ये मैचेस लाहौर से ज़रा पिंडी और मुल्तान दोबारा शिफ्ट होंगे तो क्या आप फिर एक नया ट्विस्ट देखेंगे? क्योंकि कुछ टीमों ने अच्छा एड्रेस किया, कुछ को प्रॉब्लम हो रही है, तो एक हर रोज़ एक नया एक चैलेंज है इन टीमों के लिए। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द टूर्नामेंट। आई मीन किसी के लिए भी एक तरह का सिचुएशन नहीं है। कराची ने 5 मैचेस खेले अपने ग्राउंड में, वहाँ 3 मैचेस जीते। अब आप देखें जब वो लाहौर गए हैं तो वो मैच हारे हैं वहाँ पे। इसी तरह अभी देखें कोयटा की टीम बहुत अच्छा एडजस्ट हो गई है लाहौर में, लेकिन उनको भी फिर जाके मैचेस खेलने हैं दूसरे वेन्यूज़ पे। बट दिस इज़ हाउ। लेकिन देखें पाकिस्तान की मेरे ख्याल में लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी की पिचेस इतनी ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट कि लाहौर की जो पिच में हमने देखा है कि यहाँ बैटिंग सेकंड करना अभी रिसेंटली बहुत मुश्किल हो गया है। हालांकि लाहौर की पिच अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो हमेशा यहाँ पे चेस करना आसान होता है क्योंकि ड्यू फैक्टर होता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पिछले दोनों मैचेस में कराची जो है 142 चेस नहीं कर पाया और मुल्तान सुल्तान का हमने हाल देखा है कि किस तरह वो 180 चेस करते हुए वो 101 समथिंग रन बना सके। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द टूर्नामेंट। आई मीन एवरी टीम हैज़ टू गो थ्रू दिस टेस्ट कि उनको डिफरेंट वेन्यूज़ में मैचेस खेलना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ दीगर मैचेस के हवाले से। और अगर हम पेशावर ज़ल्मी की स्पेशली बात करें आने वाले मैच की, तो ऐसे लगता है जैसे ये मैच जो अब आएगा उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
टीमें पहले उनसे ऊपर मौजूद हैं और अगर हाँ, यहाँ स्टेटिस्टिक्स अगर हम देख सकें ना आगे के शोज में कि अब जो टीमें हैं उनको कौन कौन से अगले मैचेस खेलने हैं, उससे भी बड़ा हमें क्लैरिटी होगी कि जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि कोयटा के कम मैचेस हुए हैं, आज के बाद कोयटा भी 6 मैचेस पे खड़ी होगी। ठीक है। अब मुल्तान का ये देखना होगा कि मुल्तान ने अपने अगले 4 मैचेस कौन से खेलने या इसके बाद 3 मैचेस कौन से खेलने हैं, उस पर भी बड़ा मैटर कल है जनाब कलंदर्स वर्सेस यूनाइटेड। एक ऐसा मैच है चूंकि जिसके अंदर हमें ऑलरेडी वो टीमें दिखाई दे रही हैं। 1 और 2 कलंदर यूनाइटेड। यस, तो बहुत हद तक हमें कल पता चलेगा कि कौन सी टीम एटलीस्ट यूनाइटेड तो अगर जीतती है तो फिर तो वो भी कंफर्म है। इवन लाहौर अगर कल जीतती है, बट लाहौर के लिए भी ये इसलिए इंपॉर्टेंट होगा कि जैसा आपने कहा कि कराची लाहौर ने कुछ मोमेंटम खोया है और उससे पहले भी ऐसा हुआ था कि अप्स एंड डाउन आए थे। तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह की जो कल जो मैच है उसके हवाले से आपकी फिर क्या राय है? हाँ, कल का मैच अहम है बिकॉज देखें आज अगर कोयटा जीतता है तो कोयटा लाहौर की पोजीशन 2nd पोजीशन ले लेगा, तो लाहौर ऑलरेडी नीचे आ जाएगा। और लाहौर भी एक वो टीम है जो बहुत ज़्यादा कंप्लेसेंट दिखी है लिटरली। वो ये लगता है कि वो हर मैच जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। उनका इस्लामाबाद की तरह का मोमेंटम नहीं है। टीम उनकी ज़रूर बड़ी है, लेकिन आप देखें फ़खर जमान अगर नहीं डिलीवर करते तो उनको प्रॉब्लम हो जाता है। अब्दुल्ला शफीक उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं दे पाए हैं। डेरिल मिचेल और सिकंदर रजा अच्छी फॉर्म में आ गए हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स that has to go right for Lahore for them to be favorites to win the tournament. Because एक चीज बड़ी अच्छी की फैसला करता है कलामी कि जो डेरिल मिचेल सिकंदर रजा ने मिड ऑर्डर में आके मैजिक दिखाना शुरू किया है, ये बड़ा शानदार मुजाहरा था एक ऐसी विकेट पे जो हमने बाद में देखा कि रन चेस के लिए बहुत मुश्किल साबित हुई। अच्छा, उसमें मुल्तान वाले मैच में इन्होंने ये किया था। मुल्तान की एक बॉलिंग बहुत बुरी हुई है। अगर आप देखें उसी की जगह आप देखें जिस तरह जैसे ही कोयटा को ये स्कोर्स डिफेंड करने पड़े, कहानी बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, तो ये भी एक अलग एक्सपेक्ट भी नहीं था कि कोयटा इतने लोस को डिफेंड करेगा, बट दोनों मर्तबा कर गए वो। बट नाउ यू विल हैव टू एक्सपेक्ट इट बिकॉज़ इनके पास अबरार हैं, इनके पास आमिर हैं, ये सारे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। चलें जी, आखिर में क्विकली आज के मैच की प्रेडिक्शन आपके ख्याल में? आज के मैच में यार आज मुल्तान बोलते हैं मिलकर, आज हम मुल्तान बोलते हैं मिलकर इनको सपोर्ट करते हैं कि आज तो जीत जाओ भाई। मुल्तान के लिए दुआ कर सकते हैं, लेकिन उनके ओनर को दुआ करने का दिल नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेटिंग एबिलिटीज मुझे लगता है। अच्छा, एक और चीज बाद में बात करेंगे टीमों की किट के ऊपर भाई कोई खास हम एक सेगमेंट करेंगे। सारी किट एक जैसी दिखाई दे रही होती है, तो भाई कुछ करें ऐसा डिफरेंट लगे। बहुत सारे जो होम एंड अवे के चक्कर में लगता है एक ही टीम खेल रही है। ऐसे चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते जनाब, चूंकि पीएसएल के साथ हमने देखा कि केपीएल भी आया, पीएसएल पहले हमने देखा सिंध प्रीमियर लीग भी हुई, कैपिटल प्रीमियर लीग भी जनाब एक हो रही है। अच्छी बात यह कि इन्होंने पहले उस लीग के आने से पहले तमाम शहरों में ट्रायल शुरू कर दिए हैं। बच्चों के लिए खास बड़ी अच्छी खबर होती है कि बच्चे उन ट्रायल्स में जाएं, अपना नाम बनाएं। मुझे याद है सलमान निशाद हो, बहुत सारे यंग टैलेंट पहले कश्मीर में खेले, फिर पीएसएल में। इसी तरह कैपिटल प्रीमियर लीग हो रही है कराची में। इस हवाले से इनका जो है वो एक ट्रायल्स में रखे हुए, जहाँ शादाब कबीर और सगीर अब्बास, जहीर अब्बास के जो भाई हैं, बहुत सारे और बच्चे थे जिनको उन्होंने आगे बहुत सारे क्रिकेटर ने परखा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके लीग के हवाले से तैयारियाँ जारी हैं। इनके जो सीईओ नैयर साहब, उनका भी लीग के हवाले से कुछ कहना है, वो भी देख लेते हैं। में पहली प्राइवेट लीग करने जा रहे हैं नेशनल सतह पे, कैपिटल प्रीमियर लीग के नाम से। इसमें हमने पूरे पाकिस्तान से टैलेंट हंट करने का प्रोग्राम बनाया है। हमने रावलपिंडी से इसका आगाज़ किया, उसके बाद हमने लाहौर में ट्रायल्स लिए, पेशावर में ट्रायल्स लिए, और आज हम कराची के ट्रायल्स के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। इसमें जो हमारी टीम्स हैं वो 8 हैं पाकिस्तान के पूरे सूबों से। दुनिया के जो फास्टेस्ट बॉलर हैं शोएब अख्तर, उनको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे लिया है। और इंशाल्लाह ये मिड ऑफ दिस ईयर ये लीग रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रही है। टीवी बड़े मुतहरिक हैं इस लीग के साथ, अगर मुंसलिक हैं तो कुछ बच्चों के साथ टाइम भी गुजारें ताकि उन बच्चों को जरूर फायदा हो जाए। बारह मुझे फैसल को इजाजत दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आज मुल्तान सुल्तान कुछ करके दिखाएगा कि कल लीग के अंदर पॉइंट्स टेबल और जबरदस्त हो गया। मुझे फैसल को आज के शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।